Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. तो हम इसी क्वेश्चन में हमें ये करना है कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हमें डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का हमें ड्रॉ करना है और उसे एक्सप्लेन करना है, और ये भी इसमें एक्सप्लेन करना है कि हम इस मोटर का स्पीड हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास सर्किट है, इसमें ये जो चीज है ये इसको बोलते हैं हम आर्मेचर। ठीक है, इसको हम आर्मेचर से डिनोट करते हैं। ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, यानी सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब हुआ कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड करवाई है वो किसी अलग सोर्स से करवाई है। ठीक है, जैसे ये सर्किट और ये वाला जो सर्किट है वो आपस में दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो डीसी मोटर है उसमें कैसे वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं और उसमें बैक ईएमएफ कैसे आएगा। ठीक है, तो हमने एक वी वोल्टेज सप्लाई किया। ठीक है, अब आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से क्या होता है कि वहां एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा, उसको हम बोलेंगे IA इंटू RA, और उसमें एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे E। ठीक है, द सर्किट इक्वेशन ऑफ अ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर whose armature having a total of Z conductor is bound for 2p poles। ठीक है, जो 2p पोल्स है यानी क्या है, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स पर पेयर है, मतलब पर पेयर ऑफ पोल है वो। ठीक है, तो यानी अगर P इक्वल टू 1 है यानी पोल्स की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, एंड द ब्रशेस डिवाइड द वाइंडिंग इनटू 2 पैरेलल पाथ्स। ठीक है, हर पोल में जनरली देखा जाता है कि हर पोल में पैरेलल पाथ्स क्या होते हैं, 2 होंगे। पैरेलल पाथ्स क्या मतलब हुआ कि आपने सेम वोल्टेज लेवल पे दो एक पैरेलल में, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किसी भी नोड से अगर 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं यानी 2 ब्रांचेस जा रही हैं आपस में जिनका वोल्टेज आपस में सेम है, तो उसी को पैरेलल पाथ कहा गया है कि उसमें पैरेलल पाथ आते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी VA इक्वल्स टू E प्लस IARA। ठीक है, वेयर E इज द बैक ईएमएफ ऑफ द आर्मेचर गिवन बाय E इक्वल टू 5ZN 2P अपॉन 60 इंटू 2A। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है 2P, ये क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है। ठीक है, तो इसको हम और से डिनोट कर सकते हैं K इंटू फाई N। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं K1 इंटू फाई इंटू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू N अपॉन 60। N क्या है, स्पीड ऑफ द मोटर एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम इक्वेशन 1.1 और 1.2 का इस्तेमाल करके हम इक्वेशन 1.3 डिराइव करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि V हम जानते हैं कि इक्वल टू E प्लस IARA है, तो E की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, VA माइनस IARA। ठीक है, अब E क्या होता है, E होता है हमारा KE इंटू फाई इंटू N। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, E अपॉन KE अपॉन फाई, और E हमारा क्या है, VA माइनस IARA। तो 1.3 जो इक्वेशन आई वो 1.2 और 1.1 से हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसमें टॉर्क डेवलप कैसे होगा। ठीक है, तो टॉर्क डेवलप का ये जो फॉर्मूला है ये हम डिराइव करते हैं पावर इक्वेशन से। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं कि टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू E इंटू IA। ठीक है, यानी टॉर्क को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से, वो इक्वल होगा पावर से, पावर सप्लाई टू दैट मोटर। तो और जो पावर सप्लाई टू दैट मोटर होगा वो क्या होगा, बैक ईएमएफ होगा और आर्मेचर करंट होगा। ठीक है, बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट का प्रोडक्ट। ठीक है, अब है कि KT इंटू फाई इंटू IA हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इक्वेशन 1.3 और 1.4 के यूज से हमने इक्वेशन 1.5 डिराइव किया। ठीक है, तो N इक्वल्स टू VA अपॉन K इंटू 5 माइनस TD अपॉन KT इंटू KE फाई स्क्वायर RA। ठीक है, इसमें हमने देखो क्या किया, VA के जगह पे VA रहने दिया, KE फाई के जगह KE फाई रहने दिया। बस हमने क्या किया, जो IA की जो वैल्यू है उसको हमने टॉर्क के टर्म्स में कर दिया। जैसे कि ये जो IA है, IA को हमने क्या लिख दिया, ये पूरा पार्ट अपॉन K5। ठीक है, यही हमने सेम किया है। ठीक है, अब क्या है कि जब
टॉर्क हमारा 0 हो, व्हेन द TD इक्वल्स टू 0, द करस्पॉन्डिंग स्पीड m0 इक्वल्स टू VA अपॉन KE इंटू 5 इज द नो लोड स्पीड। ठीक है, अब जब हमारा टॉर्क जो है 0 हो, यानी उस मोटर पे कोई भी लोड नहीं चल रहा है, यानी टॉर्क हमारा जो सप्लाई टॉर्क है वो हमारा 0 है, उस केस में हमारा जो उस टॉर्क इक्वल टू 0 पे जो स्पीड आएगा वो इक्वल टू होगा VA अपॉन K इंटू 5। ठीक है, द मोटर स्पीड डिक्रीजेज एज द टॉर्क डेवलप्ड इंक्रीजेज। ठीक है, तो मोटर का जो स्पीड होगा वो डिक्रीज करेगा जब जब उसमें टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड डिक्रीज क्यों करता है? स्पीड डिक्रीज तब करता है जब हमारा फ्लक्स बढ़ता है। ठीक है, फ्लक्स किसी कारण अगर फ्लक्स बढ़ता है तो स्पीड डिक्रीज होता है, और स्पीड और जो टॉर्क होता है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा होते हैं। हर एक केस में किसी भी मोटर या फिर किसी भी जनरेटर में टॉर्क और स्पीड जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपको एक बार याद रखनी होगी। Resulting in a drooping characteristics, the speed torque curve are shown in figure 1.3. The figure clearly shows a speed drop of 2 to 3% as the torque varies from no load to full load. ठीक है, अब हम droop characteristics देखते हैं 1.3 में। ठीक है, इसमें क्या है, हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है उसमें है स्पीड वर्सेस टॉर्क। ठीक है, तो स्पीड हमारा y एक्सिस पे है, टॉर्क हमारा x एक्सिस पे है। तो आप जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे आप टॉर्क को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे स्पीड आपकी थोड़ी सी कम होती चली जा रही है। तो ये जो ग्राफ जो 1 है, यानी जो 1 वाला जो कर्व है वो क्यों हुआ है? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन को हमने निगलेक्ट कर दिया है। और 2 वाला ग्राफ का प्लॉट होता है जब हमने आर्मेचर रिएक्शन को कंसिडर किया है। यानी इसमें क्या होता है कि जब आपके वाइंडिंग्स में आप सप्लाई देते हो उसके कारण फील्ड जनरेट होता है, उसके कारण फिर EMF जनरेट होता है। ठीक है, फिर उसके कारण क्या होता है कि आपका आर्मेचर में जो करंट होता है उसकी वजह से एक फील्ड जनरेट होता है, और स्टेटर का फील्ड और रोटर का फील्ड आपस में इंटरैक्ट करता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। यही सेम चीज आपको मैंने शुरुआत में किसी क्वेश्चन में बताई थी कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये स्पीड हमने टॉर्क हमने इसका प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो आपको अभी जैसे जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में आपको बस एक जो मेन बातें हैं वो आपको याद रखनी होगी। पहला कि इसका एक आपको डायग्राम आना चाहिए कि जिसमें आर्मेचर आप उसको बना सकें। ये इसका आर्मेचर हो गया, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होगी, इसमें शाफ्ट भी लगा होगा। ठीक है, ये घूमेगा। ठीक है, यहाँ से हम सप्लाई देंगे वोल्टेज सोर्स का, डीसी सप्लाई देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारी फ्लक्स के लिए है। फ्लक्स क्यों जरूरत है? हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। उससे प्रोवाइड करवाने के लिए हमने क्या किया है, एक फील्ड के लिए हमने अलग से एक एक्साइटेशन दिया है। ठीक है, ये एक एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट भी होता है। ठीक है, और सेपरेटली क्या मतलब हुआ कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं वो सेम सोर्स से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और एक तो ये आपका सर्किट का डायग्राम हो गया, और दूसरा ये कर्व हो गया। और हमेशा क्या आपको याद रखना है कि स्पीड और टॉर्क आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक है, और बाकी जो इक्वेशंस हैं उनमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू जो होती है E की वैल्यू ये होती है 5Zn 2P अपॉन 62A, और ये वाला इक्वेशन। ठीक है, इससे आप कभी भी डिराइव आगे कर सकते हैं, और इन्हीं इक्वेशन के यूज से आप कोई भी कर्व बना सकते हैं। जैसे कभी आपको पूछ दिया कि आप टॉर्क और करंट का इक्वेशन आप ग्राफ बनाओ, तो आप क्या देखोगे कि अगर फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, कहीं पे फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो टॉर्क और करंट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू 0। ठीक है, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे करंट आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया ये वाला सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि डिस्क्राइब द बेसिक सर्किट ऑफ सिंगल फेज रेक्टिफायर विद आर लोड एंड डीसी डीसी कन्वर्टर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सिंगल फेज रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करना है। सिंगल फेज रेक्टिफायर में जब उसमें रेजिस्टेंस लगा हो, और डीसी डीसी कन्वर्टर को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टिफायर होता है क्या है। रेक्टिफायर जो होता है वो हम क्या करता है, AC टू DC कन्वर्ट करता है। यानी आपने उसको AC सप्लाई दिया और उसने फिर उसको DC में कन्वर्ट करके दिया, उसको हम बोलेंगे रेक्टिफायर। सिंगल फेज का क्या मतलब हुआ कि आपने जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो सिंगल फेज है,
हमारे जो नॉर्मली जो घरों में आती है वो सप्लाई, वो भी सिंगल फेज होती है। 3 फेज कहाँ यूज होती है? वो जो होती है इंडस्ट्रीज में या फिर किसी फैक्ट्रीज में यूज होती है, जहाँ हमें सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन इस केस में हमें डिस्कस करना है ओनली सिंगल फेज रेक्टिफायर, और जो आर लोड यानी रेजिस्टेंस का लोड रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। In a single phase half wave rectifier, for one cycle of supply voltage, there is one load voltage. As such, it is called single phase one pulse rectifier. ठीक है, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि अगर आपने पूरा एक सप्लाई दिया है, यानी जब आपको साइनसोइडल वेव याद होगी, 0 से पाई में एक उसका पॉजिटिव हाफ बनता है और पाई से 2 पाई में नेक्स्ट का नेगेटिव हाफ बनता है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि एक टाइम पीरियड में आपने पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ तो सप्लाई किया, वोल्टेज का इनिशियली इसको दिया, लेकिन जो आउटपुट आया उसमें बस पॉजिटिव हाफ ही आया, यानी जो 0 से 2 पाई तक ही का वेव फॉर्म आया और पाई से 2 पाई का वेव फॉर्म नहीं आया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि इसका बस एक साइकिल आया, तो फॉर वन साइकिल उसमें बस एक ही हाफ पार्ट आया। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर है ये। ठीक है, अब इसका एक बार सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, क्या है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में इसमें हमने डायोड का यूज करके बना रखा है। ठीक है, तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसको हम डायोड भी यूज कर सकते हैं, रेक्टिफायर मतलब थायरिस्टर भी यूज कर सकते हैं, और बाकी सारे डिवाइस हम यूज करके बना सकते हैं। लेकिन जो सिंपलेस्ट वे जो होता है उसमें हम बस डायोड का ही यूज करके बना सकते हैं। अब देखिए वर्किंग कैसे होगा इसमें। आपने क्या किया, एक सप्लाई दिया वोल्टेज का। ठीक है, वोल्टेज क्या है? साइनसोइडल है। ठीक है, ये किसका साइन है? ये इंडक्टेंस का साइन है, ये इंडक्टेंस है, यानी ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट से यहाँ पे भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। जैसे ट्रांसफॉर्मर का भी ऐसे ही सिमिलर डायग्राम होता है। तो मान के चलिए यहाँ पे V वोल्ट आया, तो यहाँ पे कोई V2 वोल्ट आ गया होगा। ठीक है, V2 वोल्ट आ गया। अब ये भी साइनसोइडल होगा क्योंकि सप्लाई हमारा साइनसोइडल था। अब क्या हुआ कि जो उसका पॉजिटिव हाफ होगा, यानी जब आपको याद होगा कि साइनसोइडल वेवफॉर्म में क्या होता है कि 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव हाफ होता है। तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे, क्योंकि ये डायोड है तो पॉजिटिव वेवफॉर्म को पास होने देगा। ठीक है, तो ये आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैसे पास होगा? 0 से लेकर पाई में ऐसे पास होगा, ऐसे यहाँ से रेजिस्टेंस पे जाएगा फिर वापस आएगा। लेकिन जब पाई के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, पाई के बाद साइन की वैल्यू क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है, यानी प्लस का साइन यहाँ, माइनस का साइन यहाँ। अब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा इस तरफ से, यानी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन डायोड क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देगा, यानी दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो नहीं पाएगी। इसके कारण क्या होगा कि जो सेकेंड साइकिल होगा, यानी पाई से लेके जो 2 पाई का जो ड्यूरेशन होगा, उसमें करंट 0 आएगा। ठीक है, इसी को समझा रखा है इसमें कि एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई। ओमेगा टी क्या है? एक एंगल है। ठीक है, ये रेडियन पर सेकेंड इनटू टाइम। ओमेगा की क्या यूनिट होती है? रेडियन पर सेकेंड, और टाइम की क्या यूनिट होती है? सेकेंड। तो रेडियन अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेडियंस हो जाएगा। रेडियंस क्या होता है? एंगल होता है। तो एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई वी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हमारा जो पाई हुआ, ठीक है, साइन की जो वैल्यू होती है पाई पे क्या होती है? 0 होती है। तो V नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, वैसे हमारा आउटपुट भी 0 हो गया। ठीक है, तो आउटपुट अगर वोल्टेज 0 यानी आउटपुट करंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि सिंगल फेज हमारा रेक्टिफायर बन गया, जब बस ये सिंपलर सर्किट है। ठीक है, अब हम आते हैं DC टू DC कन्वर्टर पे, जो कि होता है चॉपर। ठीक है, चॉपर में भी यही सेम कहानी होती है। इसमें हम क्या करते हैं? सर्किट का यूज करते हैं और इसमें क्या करते हैं? स्विचिंग करते हैं। तो जितने टाइम हमने ऑन रखा स्विच को, उतने टाइम क्या हुआ? करंट फ्लो किया। ठीक है, और फिर जब हमने ऑफ किया तो फिर क्या होता है? करंट हमारे डिक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, उसी को हमने इसमें शो कर रखा है। ये जो चॉपर है वो आप 3rd ईयर या फिर 4th ईयर में आप पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में, अगर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच होगा। ठीक है, वैसे इसके आपको बस इसमें ओवरव्यू ही मैं दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी डेप्थ है, इसमें काफ़ी सर्किट बनता है जिसका अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए आप बस ओवरव्यू आप देख लीजिए। ठीक है, तो चॉपर में क्या होता है? हम क्या करते हैं? स्विच को ऑन करते हैं, फिर स्विच को ऑफ करते हैं। तो कुछ फ्रीक्वेंसी उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, यानी आपने थोड़ी देर के लिए, अगर आपके पास 5 सेकंड दिए गए हैं तो आपने क्या किया? 3 सेकंड के लिए ऑन किया, 2 सेकंड के लिए ऑफ किया। या फिर आप कर सकते हैं बस 1 सेकंड के लिए ऑन किया और 3-4 सेकंड के लिए ऑफ कर दिया। तो अगर 1 सेकंड के लिए ऑन किया यानी वोल्टेज कम आएगी उस ड्यूरेशन में। ठीक है, अगर आप टाइम पीरियड अगर आपका 5 सेकंड का है और अगर आप स्विच को 4 सेकंड तक ऑन रखते हैं, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो उसका जो वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन
अगर आप स्विच को बस 1 सेकंड ऑन रखते हैं 5 सेकंड के टाइम पीरियड में, ठीक है, तो उसी का हम क्या करते हैं यूज करके, यानी हम स्विचिंग करते रहते हैं और आउटपुट आता रहता है, ठीक है। तो उसी को ये समझा रखा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टी ऑन चॉपर इज ऑन एंड द लोड वोल्टेज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, ड्यूरिंग द इंटरवल टी ऑफ द चॉपर इज ऑफ, लोड करंट फ्लोज थ्रू द फ्री व्हीलिंग डायोड। अभी फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होता है, ये क्या होता है कि लोड के पैरेलल में हम लगा देते हैं एक डायोड, ताकि क्या होता है कि सर्किट को ये प्रोटेक्ट करता है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड। एज अ रिजल्ट लोड टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किटेड बाय फ्री डायोड एंड लोड वोल्टेज इज देयरफॉर 0 ड्यूरिंग टी ऑफ, ठीक है। तो चॉपर के केस में ये हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं इसमें कि वोल्टेज हमने दिया, थोड़ा देर तक ऑन रखा, फिर ऑफ रखा, ये हमारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, फिर नया टाइम पीरियड शुरू हुआ, उसमें फिर से हमने ऑन रखा थोड़ी देर के लिए, फिर ऑफ रख दिया, ठीक है। और ये इसमें फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसका ग्राफ और इनपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि आउटपुट और इनपुट सेम हो जा रहा है जब डायोड या फिर जो स्विच है वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो करंट का ग्राफ है, करंट क्या होगा, मेनली हम जो चॉपर में यूज करते हैं वो होता है इंडक्टर। इसके वजह से जो करंट की जो स्लोप होता है वो एक पॉजिटिव आ जाती है, यानी वो एक लीनियर टाइप का बिहेव करता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा इंडक्टर में अचानक से करंट नहीं फ्लो करता है, वो थोड़ा ड्यूरेशन वाइज लेके ही फ्लो करता है, इसलिए हमारा ग्राफ थोड़ा सा ट्राइंगुलर टाइप का आएगा। जैसे जैसे इसमें वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे करंट बढ़ना शुरू किया, फिर जैसे ही वो ऑफ हो गया यानी वोल्टेज 0 हो गई, तो फिर करंट धीरे धीरे घटना शुरू किया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब फिर इसकी कैलकुलेशन है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। टी ऑन प्लस टी ऑफ क्या होगा, टोटल ड्यूरेशन क्या होती है, हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा कि इतने टाइम तक ऑन रहा और हमारा टाइम पीरियड ये था, यानी अगर 5 सेकंड था, 5 सेकंड में अगर 2 ही सेकंड ऑन रहा यानी 2/5 इंटू हमारा सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए है 10 वोल्ट, तो क्या आ गया 2/5 इंटू 10, तो ये क्या हो गया हमारा 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो टी ऑन बाय टी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा क्या होता है, एक फायरी एंगल, ठीक है। ये आप कभी आगे पढ़िएगा, लेकिन अभी आपको बस यही याद रखना है कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो होगा अल्फा टाइम्स वीएस, ठीक है। और टी ऑन क्या होगा, ऑन टाइम, टी ऑफ क्या होता है, ऑफ टाइम, ठीक है। और टी क्या हो जाएगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ, दैट इज चॉपिंग पीरियड। अल्फा क्या होगा, टी ऑन अपॉन टी इक्वल्स टू ड्यूटी साइकिल, ठीक है। अब है कि अल्फा यानी इसको फायरिंग एंगल भी बोलते हैं, अल्फा को कभी कभी ड्यूटी साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब है कि द लोड वोल्टेज कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग द ड्यूटी साइकिल। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर में क्या होता है कि आपने 5 वोल्ट दिया और आउटपुट में आप 3 वोल्ट भी ले सकते हैं, आप 10 वोल्ट भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को, यानी टी ऑन का जो टाइम है कभी ज्यादा रख दिया या कभी कम रख दिया, ठीक है। तो V0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, F इंटू टी ऑन इंटू वी एस, और F क्या होता है 1/T, ठीक है। यानी यहाँ 1/T आ गया, यानी टी ऑन अपॉन टी, यानी ये फिर से क्या है, अल्फा इंटू वी एस है, ठीक है। वेयर वेरिएशन ऑफ टी ऑन मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ पल्स विथ क्या हुआ, जितना ड्यूरेशन तक हम स्विच को ऑन रखेंगे। एज सच दिस स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्कीम, ठीक है। तो हमने क्या किया, पल्स को चेंज करके हमने आउटपुट में रिजल्ट पाया, ठीक है। अब करंट क्या होगा, मान चले हमने क्या किया, हमने आउटपुट वोल्टेज निकाल लिया कि V0 जो होगा वो अल्फा टाइम्स ऑफ VS होगा, तो उसका करंट क्या होगा कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू VS अपॉन R, ठीक है। अब हम इसका RMS वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो RMS वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका ये है, क्योंकि ये DC सोर्स है, DC सोर्स यानी इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उस सेम वोल्टेज को ले लेते हैं, जैसे टी ऑन अपॉन टी इंटू वी एस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और टाइम पीरियड का क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि रूट अंडर जितना टाइम तक ऑन रहा है टी ऑन अपॉन टी, ठीक है, अभी ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटू वी एस भी ले सकते हैं हम डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ लिख रखा है हमने टी ऑन अपॉन टी इंटू वी एस स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और टी ऑन अपॉन टी क्या होता है, रूट अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V0 RMS क्या आ गया, रूट ऑफ अल्फा इंटू वी एस, ठीक है। वैसे ही I0 क्या आ गया, आउटपुट करंट क्या हो गया, V0 अपॉन R, यानी अल्फा VS अपॉन R, ठीक है। तो हमारा ये I0 RMS भी आ गया, वही सेम चीज है वो, ठीक है। अब आते हैं कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस जो हम होगा इस केस में
21 10। ठीक है, तो हमारा आई नॉट आर एम एस क्या आ गया हमारा VS/R इंटू अल्फा। और ये RN क्या है कि सोर्स साइड में हम रेजिस्टेंस को कैसे देखेंगे, तो VS/IS कर दिया। तो ठीक है, VS/ जो जितना हमने सप्लाई दिया और जितना हमारा सप्लाई करंट था, तो IS को हम क्या लिखते हैं अल्फा इंटू VS/VR। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया R/अल्फा। यानी हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमने इनपुट में जैसे जैसे हम टाइम पीरियड या फिर T1 की वैल्यू घटाएंगे तो एज अ फिजिकल लगेगा कि चलो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है और घट रही है, इसके वजह से हमारा करंट और वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अब है कि आफ्टर ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई डायोड डी इज रिवर्स बायस, इट इज देयरफॉर बर्न्ड ऑफ एंड गोज इनटू ब्लॉकिंग स्टेट। आउटपुट वोल्टेज एज वेल एज आउटपुट करंट आर जीरो, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई टू ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। आफ्टर डायोड इज अगेन फॉरवर्ड बायस, कंडक्शन बिगिन एंड द साइकिल रिपीट्स। इसमें यही बात है कि अगर जब ओमेगा टी होता है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, जाती है जीरो हो जाती है। फिर जो डायोड है वो हमारा क्या होता है रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस हो जाने का मतलब क्या हुआ कि अब वो जो करंट है उसको कंडक्ट नहीं करेगा और ओमेगा टी से पाई के बीच में 2 पाई में क्या करेगा, वो ब्लॉक करेगा वोल्टेज को, यानी हमारा उस समय करंट आएगा ही नहीं। ये जो चीज़ है, ये जो कंटेंट है, ये रिलेट करता है इसको सिंगल फेज रेक्टिफायर को भी रिलेट करता है। कभी कभी यही चीज़ हम कन्वर्टर DC टू DC कन्वर्टर यानी चॉपर में भी हम कभी कभी इसको यूज कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है, And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.